हेलो प्यारे बच्चे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम लोगों का नाम है चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें हमें पता है कि एक लेक्चर पीछे क्लास में हो चुकी है, जिसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों पर कंसेप्ट दिया गया था। तो यदि वो याद रखें हैं तो बड़ी अच्छी बात है और उससे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन पीछे जो कुछ बातें पढ़ चुके हैं उसकी हमें आवश्यकता होगी। उस आवश्यकता को पूरा करते हुए हम लोग फिर और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें बच्चों को जानना है कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बोर साहब ने जो एटॉमिक मॉडल में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें बताया जो रदरफोर्ड ने नहीं बता सका। उसमें जो ड्रॉबैक था या कमियां था उसको एक्सप्लेन करते हुए बोर साहब ने कुछ थ्योरी दिया, जिसमें उन्होंने एक चीज़ बताया था, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन उसको बोलते हैं। उसमें उन्होंने बताने का कोशिश किया था कि किसी भी पार्टिकुलर ऑर्बिट में किसी खास कक्षा में यदि कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट होने के कारण एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में वह स्वतः नहीं जा सकता है। इसी को रदरफोर्ड साहब ने एक्सप्लेन नहीं किया था, जो बोर साहब ने एक्सप्लेन किया। तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि बताओ बोर्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है, प्रूफ करके दिखाए। तो चलिए उसको हम लोग देखेंगे, पहले उसके आधार पर काम करेंगे। फिर रदरफोर्ड साहब ने भी कहा था और बोर साहब ने भी कहा था कि कोई भी ऑर्बिट हो, उस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स, हिंदी बोलते हैं अभिकेंद्र बल, उस अभिकेंद्र बल का मान प्रदान होता है, प्रोवाइड होता है किसके द्वारा? न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र आवश्यक बल जो है वो प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग उस दोनों कॉन्सेप्ट को, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हुआ, उन दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हैं तो हमें ऑर्बिट के रेडियस के लिए फार्मूला मिल जाता है। मतलब पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन करना है, ये दो लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा प्रोवाइड होता है, मतलब दोनों फोर्स आपस में इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात है कि किसी भी पार्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, रोटेट करता है, रिवॉल्यूशन करता है, उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, कोणीय संवेग होगा, वो n इंटू एच बाई 2 पाई, मतलब h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपुल होता है, n गुणज होता है, जिसमें वो n को हम लोग कहे थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोले थे? जिसका वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हो सकता है। तो वो दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग एक बार एकत्रित करके आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर देखेंगे बच्चों, चैप्टर 12 में हम बच्चों को देखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक छोटा सा बात हम लोग ध्यान में रखेंगे
क्वांटाइजेशन कंडीशन उसके अनुसार उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था एंगुलर मोमेंटम, हिंदी कहते हैं इसका कोणीय संवेग, उसको एल से डिनोट करते हैं। एल बराबर उन्होंने कहा था एन इंटू एच बाय 2 पाई, ये बात उन्होंने कहा था। जहां एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। सभी बच्चे इसको समझ रहे हैं? एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर मोमेंटम हुआ एम वी, आर हुआ डिस्टेंस या रेडियस मानोगे यहाँ पर, एम वी इंटू आर, लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस। एंगुलर मोमेंटम हुआ एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है एल, उसका वैल्यू होता है एम वी आर। और इसका मान कितना कहा है उन्होंने? एन इंटू एच बाय 2 पाई। ये हमारे इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इस चैप्टर का कहा जाए कि बहुत मुख्य टर्म क्या है, तो हम इस टर्म को वैल्यू देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बोर्ड साहब का ये स्टेटमेंट किसी भी एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। परमाणु के अस्थायित्व का व्याख्या इसी कंसेप्ट से होता है। नहीं तो रदरफोर्ड के अनुसार कोई भी परमाणु अस्थायी नहीं हो सकता था, लेकिन ये अस्थायी होता है, उसका व्याख्या यहाँ पर से हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा बात इसमें उन्होंने और कहा था, दूसरा बात उन्होंने क्या कहा था? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स provided by electrostatic force, electrostatic force। किसके बीच? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच। तो यहां पर हम लोग रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। Q1 Q2 लेते थे तो Q1 हो जाएगा नाभिक में जो प्रोटॉन है उसका चार्ज, Q2 मान लेंगे जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज, और दोनों का चार्ज का अमाउंट इक्वल होता है। तो इक्वल अमाउंट यदि है और उसको ई से डिनोट करेंगे, और उसको हम लोग बेसिक चार्ज भी बोलते हैं, जिसका वैल्यू मालूम है, तो वो यहाँ लिखते हैं ई स्क्वायर बाय आर। मतलब वहां लिखते थे Q1 और Q2 होता था, Q1 का अमाउंट परिमाण और Q2 का परिमाण दोनों बराबर होगा, और उसी को ई कहा गया था यहाँ पर। और इस ई का वैल्यू सबको पता है 9.1, सॉरी, इस ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए इसको हम लोग अलग से याद रखेंगे और सबको याद भी होगा निश्चित रूप से। तो ये पॉइंट हुआ तुम्हारा। ये दो बातों को यदि माइंड में हम लोग सेट रखें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन वेरी इजी है, क्योंकि बाकी जितना भी थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे सबका बेस यही माना जाएगा। तो जब कभी वेलोसिटी का चर्चा करें हम लोग, तो वेलोसिटी का चर्चा के लिए यहाँ से v का वैल्यू निकालिए और वो वेलोसिटी का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, रेडियस निकल जाएगा। और उस तरह से हम लोग देखेंगे। तो पेज चेंज करना चाहेंगे? चेंज करूं? अब देखेंगे गौर से, वहां पर इन दोनों पॉइंट को यदि दिमाग में सेट रखें तो यहीं से रेडियस का फॉर्मूला निकलता है। और रेडियस का फॉर्मूला क्या है आप लोगों को बोलना है।
रेडियस का फॉर्मूला क्या निकला था, आप लोग अपना देख के जल्दी बताएंगे। गौर से देखना, यहां पर हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम। यहां जनरली एटम मतलब मैं कहूंगा परमाणु के nवां कक्षा की त्रिज्या, इसको हम लोग डिनोट करें। आर तो रेडियस का सिंबल लेते ही थे, लेकिन एन लिख देंगे R1 करने का मतलब, क्योंकि पहला ऑर्बिट का होगा तो R1 लिखेंगे, दूसरा ऑर्बिट कहेंगे तो R2 कहेंगे, तीसरा ऑर्बिट कहेंगे तो R3 कहेंगे। समझ गए? तो इसलिए यहाँ Rn लिखेंगे। इस R का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये दोनों की उत्पत्ति या इस फॉर्मूला का निर्माण आपको इसी से होगा। तो क्या होता है, कैसे, यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से v का वैल्यू खोज लोगे और ये v का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे और तब उसको सॉल्व कर दोगे तो वह रेडियस का फॉर्मूला आपको मिल जाता है। और वो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, आप लोगों को याद है, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो वही Rn का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, Rn इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर पाई me स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी रहता है। ये एक जनरल इक्वेशन मिल गया सर। किसी भी ऑर्बिट के बारे में बात करो आप लोग तो उस ऑर्बिट में का रेडियस क्या होगा इस फार्मूला से निकालेंगे। अब इसको हम लोग मान लें कि ये भी एक फार्मूला हमारे पास आया। इसमें से देखोगे गौर से, रफली यदि हम लोग देखें यहाँ पर, आपको पिछले दिन बताया गया है, उसको ध्यान देना है। एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई इंटू एम इंटू ई स्क्वायर, इन सब के वैल्यू को यदि पुट किया जाए तो इसके वैल्यू हम लोगों को मिलते हैं 0.53 एंगस्ट्रम मिलते हैं, जिसको मैं ये बोल भी सकता हूं कि ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हुआ। कैसे हो जाएगा, यहां पर हम लोग आर एन इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो एन स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रम होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट कहेंगे, सेकेंड ऑर्बिट कहेंगे, थर्ड ऑर्बिट कहेंगे, तो एन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, सिर्फ एन बदलेगा। आपका क्या बदलेगा, एन चेंज होगा। तो एन जो हमारा ये चेंज होगा, लेकिन इसमें ये कांस्टेंट है, तो हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। और ये हुआ जनरल इक्वेशन हो गया। कहीं भी पहला सेकंड दूसरा तीसरा ऑर्बिट कहेगा निकालने के लिए, तो आप इस फार्मूला का हेल्प लोगे। अब यहाँ पर गौर से देखना, लेकिन रेडियस का जो मेन फार्मूला हुआ ये पूरा टर्म बोलेंगे, लेकिन जब कैलकुलेशन न्यूमेरिकल टाइप का आएगा तो वहां पर हमारा काम ये बहुत तेजी से करेगा। चलिए, अब यदि कोई कहता है कि फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में सोचो, तो फर्स्ट ऑर्बिट जैसे सोचते हैं तो एन इक्वल ले लेते हैं और रेडियस का सिंबल R1 दे दीजिएगा, तो ये आपको निश्चित है कि ये 0.53 आ गया। सेकेंड थर्ड जो भी कहेगा, आपको यदि ये बात याद कर लीजिएगा कि इस पूरे टर्म का वैल्यू हमारा ये होता है,
तो आपको यहाँ पर जवाब देना एकदम बहुत आसान हो जाएगा और इजी वे में आप जवाब दे पाएंगे। सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब ये मल्टीप्लाई करना बताना इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसी तरह से हम लोग करते चले जाएंगे, होता चला जाएगा। तो मैं मान लूँ कि रेडियस का ये हमारा फार्मूला निकल गया। अब हम लोग के पास चलना है, यहाँ पर आगे बढ़ना है कि सर क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो 1 राउंड कंप्लीट करेगा, उसको कुछ टाइम लगेगा कि नहीं? तो 1 राउंड कंप्लीट करने में कुछ टाइम लगेगा, तो टाइम पीरियड क्या हो सकता है? फिर इलेक्ट्रॉन यदि मूव करता है, रोटेट कर रहा है, सॉरी रिवॉल्यूशन कर रहा है, ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, आवृत्ति कितना होगा? तो ये छोटा छोटा बात पूछा जाएगा। अब उस इलेक्ट्रॉन को के बारे में पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में या ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर उसका वेलोसिटी क्या होगा? ये छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जिसका हम डायरेक्ट जवाब देने के लिए सीख रहे हैं। तो रेडियस का जवाब हम डायरेक्ट दे सकते हैं विद इन 10 सेकेंड। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट पूछेगा तो हम डायरेक्ट जवाब दे पाएंगे। अब रेडियस का फार्मूला लिखकर वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो 2-4 महीना लगेगा जरूर, कि नहीं? तो यदि, लेकिन ये बात यदि दिमाग में बैठा लें, 10 सेकेंड काफ़ी हो गया, मल्टीप्लाई करके बोलने में कोई देरी नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन में बच्चे टेस्ट देके क्वेश्चन भेजने भी लगा। हो गया था लिखवा ना? हालांकि पिछले दिन ही लिखवा चुके हैं, आपके कॉपी में पिछले दिन ही जा चुका होगा, है कि नहीं? अब चलिए हम लोग यहां से बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। बात करेंगे गौर से, हिंदी समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 11वां कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, तो सर वेग बताना हो तो कैसे बताएंगे वेग? आइए गौर से हम लोग इस तरह से बताएंगे, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन रेडियस। सपोज करो कि हमको त्रिज्या मालूम है, क्या मालूम है? ऑर्बिट का रेडियस का मान मालूम है, तब हमसे पूछेगा कि आप वेलोसिटी बताओ। तो सर कुछ नहीं मत करना, बहुत आसानी से मैं आपको बोला था कुछ देर पहले, गौर से देखना, विचार करना। मैं कहा था आपको कि इस टॉपिक को चर्चा करने के लिए ये 2 पॉइंट आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि ये 2 पॉइंट को आप दिमाग में सेट करते हो तो बड़ा मज़ा आता है कभी किसी को भी एक्सप्लेन करने में। तो हम इस पॉइंट को यूज करेंगे, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH/2π। हम इसको अप्लाई करना चाहेंगे, अभी यूज करेंगे, यहीं से वेलोसिटी लिख लेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, उसको जो लिखेंगे क्या लिखेंगे? तो एंगुलर वेलोसिटी आपने देखा mv/r इक्वल टू n
h/2 पाई। एक छोटा सा चीज सोचो आप लोग कि सर वेलोसिटी और रेडियस एनमा ऑर्बिट में, एनमा कक्षा में कितना होगा वो बताना है। तो यहाँ v में n लगा दे पुछड़ में, r में n लगा दे तो आप लोग को कोई तकलीफ? वो सिंबल हुआ पहचानने के लिए कि वेलोसिटी nth ऑर्बिट में, रेडियस भी nth ऑर्बिट। तो यहाँ पर आप लोगों से मैं कहूँ कि यहाँ से हम लोग बता सकोगे वेलोसिटी भी n बराबर, तो आप कहोगे n इंटू h/2 पाई तो है ही, लेकिन m इंटू आर एन लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस फॉर्मूला से भी आप गप कर सकते हो। लेकिन रेडियस निकालने के लिए फिर एक एक्स्ट्रा तनाव होगा, और उस तनाव को कम करने के लिए आपको रेडियस को वहां से रिमूव कर दीजिए, और रेडियस का जो फॉर्मूला आपने अभी तुरंत देखा था उसको पुट करने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर पुट करना चाहिएगा, तो गौर से देखिएगा, वी एन इक्वल टू एन इंटू h/2 पाई है, और m भी है, और आर एन का वैल्यू क्या पुट करोगे आप लोग? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m स्क्वायर। यदि इस बात को मैंने दिमाग में सेट कर लिया तो अब यहां से देखना कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा फटाफट। पाई आपका चला जाएगा, m भी चला जाएगा, n भी चला जाएगा, और ये e स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, h भी चला जाएगा। तो आप गौर करके देखिए, यहां पर एक नया फार्मूला आपके सामने मिला, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट वी एन बराबर, तो ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बाय क्या बचेगा? एन इंटू 2 h एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो यहां पर फिर से देखोगे ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मिल चुका। तो किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसके वेलोसिटी के लिए गौर से देखो, सिर्फ रिस्पॉन्सिबल क्या रहा? n, सिर्फ n ही हमारा रिस्पॉन्सिबल टर्म है, बाकी जो दिख रहा होगा वो आपका कांस्टेंट होगा, है कि नहीं है? तो यहां से मैं आराम से कहने के लिए तैयार हूं, वेलोसिटी ऑफ एन ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/n, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा किसी ऑर्बिट में, उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। मतलब ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी घटेगा, ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी घटेगा। तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता हूं आपसे कि सेकेंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट में किस में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अधिक होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में ऑर्बिट क्या होगा? अधिक होगा, कंफर्म? सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, 5 में? तो ऑर्बिट नंबर बढ़ते जाएगा, वेलोसिटी घटते जाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन रेडियस में आप देख रहे थे आर प्रोपोर्शनल टू एन, ऐसा भी देखो, न्यूक्लियस के नजदीक वाला पहला ऑर्बिट छोटा होगा और दूसरा ऑर्बिट थोड़ा बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो बस ऐसे कॉमन सेंस से हो जाएगा। लेकिन वेलोसिटी में आपकी गाड़ी फंस रही है, वेलोसिटी में फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे अधिक वेलोसिटी, राइट? सेकेंड ऑर्बिट में और कम, थर्ड में, फोर्थ में, कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए, तो सर जैसे कि हम लोग रेडियस को बताने के लिए डायरेक्ट ये चीज सीख लिए कि यदि सारे कांस्टेंट का वैल्यू हमको मालूम हो जाए,
सॉल्व करके तो तुरंत खाली n का वैल्यू पुट करना था, n का वैल्यू पुट किए फटाफट बताते गए। उसी प्रकार से किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बताना हो तो डायरेक्ट उसमें वेरिएबल n रहने दीजिए, बाकी सब का वैल्यू खोज लीजिए, सोच लीजिए। तो यहां पर देखिएगा गौर से, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आना था वो आके हो गया, ये याद रखिएगा। लेकिन इसी वेलोसिटी को हम लोग दूसरे तरह से भी बात करेंगे, दूसरे टर्म में भी एक्सप्लेन करेंगे, उसको गौर से देखिएगा। तो मैं यहां कहूंगा ये जो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है ना ऑर्बिट में, उसके वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे स्पीड ऑफ लाइट से। क्यों करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट का कितना गुना उससे अधिक या उससे कम होता है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, हम उसको जरा कंपैरिजन करेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 2 बार मैंने देखा है कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट का कितना गुना है, ऐसा ऑब्जेक्टिव देखने को मिला था। इसका मतलब इस वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट से कंपैरिजन किया जाए, कंपैरिजन करके एक वैल्यू को खोज लिया जाए, जहाँ की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो हम तुरंत उसका जवाब दे सके। तो यहाँ पर गप करेंगे वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in terms of speed of light in vacuum. निर्वात में प्रकाश की जो चाल है उससे तुलना करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में उस पर गप करेंगे क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो सर एक छोटा सा चीज़ तो आप लोग जानते हो, स्पीड ऑफ लाइट सबको जानते हैं, सी सिंबल यूज करेंगे। सिंबल क्या यूज करेंगे? सी। और सी का वैल्यू सबको पता है। इसमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि नहीं बोलेगा, 100% सभी बच्चों को याद रहता है। तो ये जब ये वैल्यू याद है तो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को, या ऐसा नहीं कि कहीं दूसरे जगह, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट में बात हो रही है, ऐसा नहीं कि कहीं हवा में इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दिए उसका स्पीड हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो सर इसका मतलब है कि इस फार्मूले में किसी न किसी बुद्धि से स्पीड ऑफ लाइट को इन्वॉल्व कराना है। तो क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, अपने मर्जी से तुलना करना है। तो दोनों का वेलोसिटी का रेशियो ले लो। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये और स्पीड ऑफ लाइट जो है ये, दोनों का रेशियो ले लेते हैं हम लोग। तो रेशियो ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर बोल देंगे रेशियो ऑफ, ध्यान दीजिएगा, रेशियो ऑफ वी एन एंड सी। तो यहाँ पर आप खुद होशियार हो, बता दोगे वी एन बाय सी करेंगे तो राइट साइड में जो फार्मूला है उसी में हम लोग एन इंटू 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू सी कर देंगे। तो इसमें अब देखना गौर से, वी एन बाय सी बराबर इतना लिख सकते हो, सी यदि लेफ्ट साइड में डिवाइड किए तो राइट साइड में डिवाइड करेंगे। तो ऐसा कर देंगे तो इसका वैल्यू कुछ न कुछ निकलेगा। और वो क्या निकलेगा जैसा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसको घेर दे रहे हैं, अलग से इसको कर दे रहे हैं, या लिखते समय एन को थोड़ा सा हम अलग करते हैं। वन बाय एन इंटू इतना लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा लिख दिया मैंने। अब वो जो ब्रैकेट में मैंने घेर दिया उसका वैल्यू फिक्स्ड है, उसका वैल्यू ई स्क्वायर बाय 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। सारे टर्म जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर वो सब कांस्टेंट हैं और सबका वैल्यू फिक्स्ड है। और जैसे सबका वैल्यू फिक्स करोगे ये वैल्यू आएगा 1 बाय एन इंटू 1/137।
ये सॉल्व करके कितना आता है 1/137 137 आता है। अब ये बड़ा मजेदार टर्म आ गया यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट से कंपैरिजन करना है, यहाँ पर आराम से हो जाएगा। तो चलिए आगे बहुत जाने के पहले हम लोग थोड़ा सा पेज चेंज करना चाहते हैं, हम करें? करना चाहते हैं करें? करना चाहते हैं करें? डांट देते हैं, डर वो लगता है। चलो यहाँ ध्यान दोगे तो सर हम बच्चों ने देख लिया अभी वी एन इक्वल टू 1/n इंटू C/137 लिख सकते हैं, था ना? यहाँ पे VN/C था ना, उसको ऊपर लेके चले गए, तब ना तुलना करेंगे कितना होगा। अब यदि हम लोग बात करें फर्स्ट ऑर्बिट का, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होगा, तो यहाँ पर बात करोगे V1 फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी तो हो जाएगा आपका 1/137 इंटू C। हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो स्पीड ऑफ लाइट सबको याद रहता है कि नहीं, और उसको 1/137 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट पॉसिबल है कि नहीं? तो इसको लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो आप लोग यहाँ पर? फर्स्ट ऑर्बिट में, ध्यान से सुनना, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा वह स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी का कितना गुना? 1/137 गुना होगा। क्या यह ऑब्जेक्टिव बन सकता है? बन सकता है। हम लोग जवाब दे सकते हैं 100% गारंटी के साथ। लाइक कर दीजिए तो जल्दी से। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन फिर आपको पूछ देगा सेकेंड ऑर्बिट में बताइए। तो सेकेंड ऑर्बिट में बताएंगे तो ये प्राइमरी स्कूल की बात है, तो V2 हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर। तो क्या कहोगे, जल्दी बताओ? C/2 इंटू 137, यस नो? मतलब खूब आराम से बोल सकते हैं, खूब आराम से बोल सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा बात। यही सब चीज छोटा छोटा बच्चा जो दिमाग में सेट रखता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने में मजा आता है। अभी हमारे कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे थे, उन्होंने कहा सर लिखेंगे, अभी 1 घंटा लिखेंगे। जब मैंने कुछ शर्त लगा दिया तो उन्होंने सर हो गया। क्या कहा? हो गया। मतलब क्वेश्चन बनाने से मतलब नहीं था, जल्दी जल्दी कहिए हम चल जाए उठ फुट के। तो वेलोसिटी के बारे में क्लियर हो गया। वेलोसिटी का अपना फॉर्मूला जो है वो अलग मिला, और स्पीड ऑफ लाइट से जब तुलना किए तब हमें एक प्यारा सा यहाँ पर एक टर्म आ गया, जिससे हम लोग आराम से छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव का जवाब दे पाएंगे। या पूछेगा भी तो
ऐसा नहीं कि स्पीड ऑफ लाइट से तुलना करने कहे तो सिर्फ सी का ही ना वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई देरी नहीं होगा। अब चले आइए हम लोग गप करेंगे टाइम पीरियड एंड frequency of an electron in an orbit of अब विचार करो, टाइम पीरियड यदि सोच लिए तो फ्रीक्वेंसी भी सोच लिए, उसमें कोई दम नहीं है। तो कैसे सोच लेंगे, बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, फटाफट आप लोग जानते हो, हमको पता है, खाली हिंट्स देंगे, आप लोग अपने आप मन से बताने लगोगे। तो पहले ये तो समझ में आता है कि टाइम पीरियड है क्या। हाँ सर बहुत इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है सर। कोई भी ऑर्बिट होगा तो वह आयताकार होगा। कैसा होगा? वर्गाकार नहीं होगा, आयताकार नहीं होगा, कैसा होगा? सर्कुलर। क्या बोलेंगे? वृत्ताकार, सर्कुलर। अरे हाँ, चिल्ला के आप लोग क्या बोले थे? हाँ, आयत नहीं, वर्ग नहीं तो गोला नहीं, सर्कुलर है। हाँ, हमारे बच्चे को गोला और सर्कल में अंतर है, समझ में नहीं आ रहा। आता है तो समूह में जवाब आया था, बोला आयताकार नहीं सर, गोलाकार है ना। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सर्कुलर ने। चलो वो सब बात तो सिंपल है। तो एक सर्कल पर यदि कोई चक्कर लगाता है तो वन राउंड कंप्लीट करने में कुछ तो समय लगेगा कि नहीं? कंफर्म। और वन राउंड कंप्लीट करने में जो समय लगा, टाइम पीरियड हुआ, तो सब बच्चा बोल दोगे? कहीं कोई दिक्कत? सर उसको निकालेंगे कैसे? प्रॉब्लम ये रहा कि कैलकुलेट कैसे करें। तो कहीं दिक्कत नहीं है, आप लोग जानते हो, थोड़ा सा जोर दोगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा क्या जोर देना है? हम लोग जब बच्चे क्लास में पढ़ते थे, हाई स्कूल मिडिल स्कूल में, वहीं पर पढ़ते थे, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वहीं पढ़े थे, यहाँ नहीं पढ़े थे ना। उसी से तो निकल जाता है। हाँ सर, देखिए गौर से, आइए आपसे हो जाएगा। हाँ, मेरा बच्चा लोग कुछ कुछ जोश आ चुका है। अभी बोल रहा था कि सर भूख लग गया, छुट्टी दीजिए ना। अब जोश आ गया, अब उसका भूख खत्म हो गया और नींद भी खत्म हो गया। चलिए मेरे साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए मिलजुल के। तो जब आप लोग का नींद टूटिए गया तो टेंशन क्या फिर। ये ऑर्बिट है, सर्कुलर है, प्लीज कंसंट्रेट होकर जवाब दीजिएगा गौर से। सर ये ऑर्बिट है तो रेडियस हम लोग आर कहेंगे, पूछड़ में एन लगा दिया तब समझ गए। एनथ ऑर्बिट, एनवा ऑर्बिट, एनवा ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में प्रोटॉन चक्कर लगाता है। वो गलती से यस बोला जाता है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है बेचारा। अब इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कुछ न कुछ होगा और उस वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होता है, स्पर्श रेखा की ओर होता है, और उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं?
लीनियर वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको? तो nth ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो वेलोसिटी को भी n से डिनोट कर दिया। अब ये बताओ, हेलो, यहां बताओगे आप, यहां पर जो स्पीड का हेलो, यहां पर जो स्पीड का वैल्यू होगा वो कण यहां आएगा तो स्पीड बदल जाएगा। चलिए बोलो सर, स्पीड का वैल्यू चेंज नहीं, प्रत्येक पॉइंट पे स्पीड सेम होंगे, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा। तो हमें यहां से मैग्नीट्यूड का बात करना है, स्पीड का बात। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब बताओ तुम लोग, वो चक्कर लगाते लगाते ए से चला, फिर कभी घूम कर ए पर आएगा कि नहीं? और वह ए पर जब आएगा तो वह डिस्टेंस कितना कवर करेगा? एक चक्कर में, एक चक्कर में आपसे मैं पूछूंगा डिस्टेंस कितना कवर करेगा, दूरी कितना करेगा? डिस्टेंस कवर करेगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ, परिधि के बराबर, सरकमफ्रेंस परिधि के बराबर होगा कि नहीं होगा? खूब आराम से बोल सकते हैं गुरुजी। और यहां पर टाइम जो यहां पर लगेगा, ये छोटी टी मानते हैं टाइम टी, ये कितना होगा? तो सर हम बच्चे लोग ध्यान देना गौर से, ये टाइम जो तुम्हारा है ना, टाइम पीरियड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। इसका सिंबल क्या यूज करते हैं? बड़ी टी, बड़ी टी सेकेंड इसको बोलते हैं हम लोग। सर एक बात बताओ, 1 राउंड को हटा दें तो ये क्या, ये टाइम पीरियड कहलाएगा? सुन पाया आप लोगों ने? मैं कुछ बोला अभी कि सर ये 1 राउंड वर्ड को हटा दें तब इस टाइम को टाइम पीरियड बोलेंगे, तो मानोगे आप लोग? नहीं मानेंगे सर। 1 राउंड कंप्लीट करने में जो समय लगा वही टाइम पीरियड है। इसलिए यहाँ सबसे शुरू में ही क्या लिख दिए हम? 1 राउंड। यहाँ जितना भी चीज सोच रहे हैं 1 राउंड के लिए, अब उसको बत्ता लंबा भाषा करके लिखने का जरूरत नहीं। तो भाई मेरे, अब मैं बोलूंगा स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड को मैं वी एन से डिनोट, सॉरी स्पीड, अच्छा लिखते हैं सिंबल, वी एन लिख देता हूं मैं यहाँ पर। तो आप बोलोगे ना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। डायरेक्ट लिखते हैं, हटाओ उसको, तो डायरेक्ट लिख देंगे टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ या ना, जल्दी बोलो। डिस्टेंस बाय वेलोसिटी या स्पीड जो बोलोगे, बोलोगे हाँ या ना, जल्दी बोलो। मानोगे? तो टाइम को ये टाइम पीरियड कहेंगे, कैपिटल टी। डिस्टेंस तुम्हारा हो गया 2πr/n, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया v/n। तो ये टाइम पीरियड टी निकला कि नहीं निकला? तो टाइम पीरियड टी इस तरह से हम लोग सोच लिए, ठीक है कि नहीं? और सर ब्रह्मांड में सारे बच्चे जानते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। इसका फ्रीक्वेंसी का हिंदी क्या होता है? आवृत्ति। इसका सिंबल क्या लेते हैं? एन भी लेते हैं, न्यू भी लेते हैं। अरे ये टाइम पीरियड का हिंदी क्या होता है? आवर्तकाल। चलिए बहुत अच्छा, सारे बच्चे समझते हैं इसमें, नो डाउट। तो इस टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला मैंने सोचा, ये तो बेसिक बात सोचा। अभी यहाँ का फॉर्मूला बना कहाँ? क्यों? क्योंकि यहाँ के फॉर्मूला में नंबर ऑफ ऑर्बिट इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का नंबर इन्वॉल्व होना चाहिए, तब मेरा इक्वेशन सही आएगा कि किस ऑर्बिट का में इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड क्या होगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट आने के लिए, एन इन्वॉल्व कराने के लिए आर एन का वैल्यू पुट कर दीजिए, वी एन का वैल्यू पुट कर दीजिए। दोनों वैल्यू आप कहीं पीछे दुनिया में लिखा हुआ है।
ऑफलाइन क्लास में कर पढ़ने के लिए बच्चों को जो गहरा गहरा दोस्त है उसको दूर रखिए। नहीं समझे पाओगे, बहुत मुश्किल है। फिजिक्स से भी भारी थ्योरी है ये, फिजिक्स में जो थ्योरी है उससे भी कठिन थ्योरी है ये। स्पेशल केस में वो बेनिफिशियल भी है और जनरल केस में हार्मफुल भी है, हानिकारक भी है। गहरा दोस्त बगल में है तो फायदा भी होता है, लेकिन वो बाहर गहरा दोस्त टू द पॉइंट बोर्ड के टॉपिक पर डिस्कस करे तो, और वो गहरा दोस्त बाहरी दुनिया की बात का एंजॉय वाला बात बीच बीच में करे तो वो आपके लिए हानिकारक नहीं, पॉइजन है, जहर है। जब मौत आना वाला होता है तो लोग एक निगल लेता है, और वो रोज थोड़ा थोड़ा निगल रहे हैं। चलो, इसीलिए गहरा दोस्त को दूर रखो। आज के मॉडर्न युग के अनुसार, आज से 5 साल से पहले, 10 साल पहले गहरा दोस्त को बोलते थे एक साथ बैठ के पढ़ाओ ऑफलाइन क्लास में, लेकिन आज बदल गया, थ्योरी सिद्धांत बदल गया। कोरोना काल के पहले अलग थ्योरी चलता था, कोरोना काल के बाद थ्योरी ही बदल गया है, बहुत सारे चीज बदल गया प्रकृति में। चलो आ जाओ। तो अब हम RN VN का मान बैठा सकते हैं आप लोग, याद है आप लोगों को, कॉन्फिडेंस के साथ। चलें जरा सा पेज चेंज करें। चलिए देखिएगा यहाँ पर टाइम पीरियड हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो टाइम पीरियड T बराबर आपको क्या मिला फाइनली, टाइम पीरियड T इक्वल टू आपको मिल गया 4 है ना। ये टाइम पीरियड आपको निकला, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। तो यहां पर देखना है तो स्पष्ट हो जाएगा टाइम पीरियड T प्रोपोर्शनल टू NQ। क्यों, गौर से देखोगे यहां पर ये लाइन आपको बता रहा है T इक्वल टू NQ करोगे और ब्रैकेट में हो जाएगा 4 इंटू HQ इंटू एप्सिलॉन नॉट Q बाय M इंटू E4, है ना। अब आपसे बात होगा तुरंत यहाँ 10 सेकेंड में आप अपने मन से बता दोगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो सारे बच्चों को पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो आपका जवाब होगा कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सर होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। तो यहां से आप बच्चों बिना टेंशन का कह दोगे फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू एन से डिनोट कर देंगे। न्यू है, भी नहीं समझ लीजिएगा। हाँ, कुछ दिन के बाद बच्चा न्यू को भी को न्यू समझ लेता है। तो भी न्यू एन बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर गौर करके देखना, 1 बाय टाइम पीरियड T होगा कि नहीं होगा। तो T को ये वैल्यू को आप पलट देंगे यहाँ पर। तो ये वैल्यू जैसे पलट देंगे तो न्यू एन बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान देना गौर से, 1 बाय NQ इंटू M⁴ बाय 4HQ इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये बातें आपके सामने रहा,
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एटम के एक्सप्लेनेशन में ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि गौर से सोचना विचार करना, डी ब्रॉगली साहब आए थे इस दुनिया में और डी ब्रॉगली साहब ने बताया था कि जब कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होते हैं कि नहीं? तो वेव एसोसिएट होते हैं, उस वेव का फ्रीक्वेंसी बताइए। तो यहां पर ये फार्मूला आपको मदद करेगा। अब इसमें देखना है गौर से, ये सारे कांस्टेंट का मान पुट कर दें हम लोग तो मेरे को मिलेगा न्यू एन इज इक्वल टू 1/n³ इंटू 6.57 इंटू 10⁵ RPS। RPS हो सकता है कि कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं भी समझे होंगे। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, डिफिनेशन ही वही है, प्रति इकाई समय में लगाए गए चक्करों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम 1 सेकेंड को मान लें हम लोग, तो यहां पर यही हुआ इतना। तो गौर से देखो, सिर्फ ऑर्बिट का नंबर मालूम होगा, एन का मान मालूम होगा, हम फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं कि नहीं? तो अब ये बातें दिमाग में सेट करके याद रखिए और आगे चलिए। राइट? अब देखो कि गौर से तुम लोग यहां पर वेवलेंथ का चर्चा होता है। क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होते हैं कि नहीं? उस वेव के वेवलेंथ को कहते हैं मैटर वेवलेंथ या डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उसको किसे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो क्या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है? जल्दी बोलिए। तो उस इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगा रहे हैं जब वो, तो उसके साथ वेव एसोसिएट होंगे। कंफर्म? कंफर्म? तो उस वेव के बारे में डी ब्रॉगली साहब का एक बात कहना था कि वेवलेंथ का वैल्यू जो होगा और वो जो ऑर्बिट का जो सरकमफ्रेंस परिधि होगा, ऑर्बिट की लंबाई होगा और वेवलेंथ वेव की लंबाई हुआ, तो दोनों लंबाई के बीच जरूर कोई रिश्ता है। फिर से सुनिएगा, एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो दूरी तय करेगा कि नहीं? और उसके साथ वेव एसोसिएट होंगे। वेव जो डिस्टेंस कवर करता है वो वेव का डिस्टेंस लेम्डा से एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका मतलब वो लेम्डा में और उसके सरकमफ्रेंस में कोई न कोई संबंध होगा, और उस संबंध के लिए डी ब्रॉगली साहब का स्टेटमेंट था कि सरकमफ्रेंस ऑफ एन ऑर्बिट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वेवलेंथ, where n is number of principal quantum number, नंबर ऑफ ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो कैसे लिखा था उन्होंने इसको, उसको देखिएगा गौर से। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, circumference of an orbit is integral multiple of wavelength of wave मतलब यहां पर हिंदी में हम लोग कह सकते हैं इसको परिधि। कक्षा का परिधि जो होता है वो परिधि हो जाएगा n गुना तरंग दैर्घ्य। सिंबल में इसको लिखना चाहेंगे
2 पाई आर, नहीं रे, परिधि सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, एनवा ऑर्बिट तो आर एन लिख दीजिएगा, इक्वल टू एन इंटू लेमडा। जरा सा इसको फिगर में देखेंगे तभी मजा आएगा। फिगर में क्या देखोगे आप लोग, है देखना, एक मिनट, एक ऑर्बिट बनाते हैं गुरुजी। इस ऑर्बिट का आपका रेडियस कुछ ना कुछ है, सेंटर यहां पर है, और इसमें आप लोग बोल रहे थे कि सर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यदि मूव करता है तो माय डियर बच्चों सब ध्यान से जवाब देना, उसके साथ वेव एसोसिएट होगा कि नहीं। तो कहा कि वेव कैसे दिखाएंगे गुरुजी, कहा वेव ऐसे दिखाइए, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, कभी यहाँ आया, कभी यहाँ आएगा, 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 ऐसे आएगा, चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन। तो उसके साथ बोला वेव भी एसोसिएट होगा। अब ध्यान देना, एक छोटा सा चीज तुम लोग जानते हो, उम्मीद है तुम लोग बोल दोगे फटाफट, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है यही ना लेमडा होगा। वेरी गुड। ये दूरी लेमडा होता है कि नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये लेमडा का मान है, तो यहाँ पर ये लेमडा होगा। फिर कहा कि ये दूरी यहाँ भी ये लेमडा होगा, ध्यान से सीखना। फिर ये लेमडा होगा, जल्दी बोलो हाँ या ना, ये भी दूरी लेमडा होगा। बोला ये भी एक लेमडा दूरी होगा सर, है। तो वही बोल रहा था, पूरा एक चक्कर में कितने लेमडा होंगे, एन लेमडा होंगे। कितने लेमडा होंगे, एन लेमडा होंगे। आई बात समझ में। तो यही चीज हुआ 2 पाई आर एन इक्वल टू एन लेमडा। तुम लोग इस ब्रह्मांड में सारे बच्चे जानते हो लेमडा बराबर पढ़े थे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, जल्दी बताओ। लेमडा इक्वल टू एच बाय पी, पी मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन का मास m है और इसका वेलोसिटी भी n है, तो माय डियर बच्चों मैं कहूँगा 2 पाई आर एन इक्वल टू एन इंटू, बोलो h बाय एम भी, जल्दी बोलो हाँ या ना, बोलोगे। चलो ठीक है, एम भी को इधर लेते आओ, एम बी एन इंटू आर एन बोल सकते हैं, और 2 पाई को उधर लेके चल जाओ। आज सबसे पहले हम यही फार्मूला लिखे थे, ये फार्मूला प्रूफ हुआ। पहले तुम लोग को बोलते हैं कि प्रूफ करते हैं कि नया फार्मूला, तो तुम लोग कहते सर छोड़ दीजिए, अब बहुत लेट हो गया। बोलबे नहीं कि ये फार्मूला प्रूफ हो गया। अब ऊपर में लिखते हैं क्वेश्चन। तुम लोग को लगा होगा सर इतना खाली जगह क्यों छोड़े हैं, मन में आप सोचे होंगे लगता है। नहीं था ना, और ये लिख लीजिए इसको, 100% बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए फिक्स्ड है। सर अब आत्मा में शांति मिला सर, अच्छे किए नहीं तो हम लोग सोचते नहीं अच्छा से। एम बी आर को ही कहते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। हिंदी क्या होता है रे, हाँ तब तो समझता है तुम लोग। ऐसी का सिंबल क्या है, एल। तो फिर क्वेश्चन का दूसरा भी डिजाइन होगा, इसी को पूछेगा दूसरे तरह से, ये नहीं लिखेगा ये,
कहेगा राइट बोर्ड्स क्वांटाइजेशन कंडीशंस, बोर्ड्स के क्वांटाइजेशन कंडीशन को लिखें और सत्यापित करें। तो क्वेश्चन वो भी लिखा रहेगा, तो यही हुआ आंसर, यही हुआ। इसे डायरेक्ट पूछा जाता है या वो लैंग्वेज में पूछता है, तो उसको हम लोग कर लेंगे। तो मान लें कि हो गया, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नई एनर्जी के साथ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मन लगा के पढ़े, आप लोग क्लास को ईमानदारी से सुने, और जब सुने तो कैसा लगा बताना चाहिए कि नहीं। तो लाइक कीजिए, कैसा क्लास लगा, कैसा आप समझे, समझ पाए या नहीं, जरूर कमेंट के द्वारा बताने का कोशिश करेंगे। हम देखेंगे, हमको भी आत्मा में शांति मिलेगा। कमेंट करेंगे आप लोग। ओके, बाय बाय।